साल 1980 का दशक और इराक में सद्दाम हुसैन का शासन अपने चरम सीमा पर था। एक रोज देश के महत्वपूर्ण मंत्रालयों के डायरेक्टर जनरल को सुबह 8 बजे किसी अनजान जगह पे इकट्ठा होने का हुक्म मिलता है। जब वे उस स्थान पे पहुंचते हैं तो पहले से ही एक काली पट्टी वाली बस खड़ी मिलती है और उसमें वे बैठ जाते हैं और वह बस बगदाद की सड़कों पर दौड़ना शुरू करती है। उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद दूसरी बस में शिफ्ट किया जाता है, फिर तीसरी बस। यह सिलसिला घंटों तक चलती है। आखिरकार उन्हें शहर के बाहर इलाके के एक महल में ले जाया जाता है। वहाँ सामान जब्त किया जाता है, जेबें खंगाली जाती है, फिर बदलती है बस और एक बार फिर से एक महल आता है। फिर तलाशी होती है और इस बार उन्हें अपने हाथ को कीटनाशक से धोने पड़ते थे। उन्हें एक बड़े हॉल में बैठाया जाता है। लगभग 3 से 4 घंटे बीत जाते हैं। दोपहर ढल चुकी होती है। न कुछ खाने को दिया जाता है, न कुछ पीने को, और न ही टॉयलेट जाने की इजाज़त दी जाती है। डर का आलम यह है कि कोई कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। यह वाक़या सद्दाम हुसैन के उस डर, उस पैरानोइया की एक झलक है जो उस शख्स की पहचान बन गया था, जिसने लगभग 3 दशक तक इराक पर लोहे की मुट्ठी से राज किया। एक ऐसा शासक जो अपने ही साये से डरता था, जिसके दर्जनों महल थे, सैकड़ों बॉडीगार्ड और अनगिनत राज थे। लेकिन आखिरकार यही डर और छिपने की आदत उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। कैसे दुनिया का एक सबसे ताकतवर तानाशाह एक छोटे से जमीन के नीचे बने हुए गड्ढे में छिपा हुआ मिला, कैसे पकड़ा गया। नमस्कार, मैं राकेश कुमार आपकी अपनी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सुनेंगे सद्दाम हुसैन के पकड़े जाने की कहानी। सद्दाम हुसैन एक तानाशाह था या मुस्लिम देशों का मसीहा। सद्दाम हुसैन तिकरित के पास अल अवाजा एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। एक लड़का इराक का राष्ट्रपति बना और फिर खुद को एक ऐसे किले में बंद कर लिया जहां सब ओर डर का राज चलता था। सद्दाम का शासन सिर्फ ताकत पर ही नहीं, बल्कि डर के नेटवर्क पर टिका था। मुखबिरों का जाल, खुफिया पुलिस का कहर और विरोध की हर आवाज को कुचलने की बेरहमी। लेकिन इस क्रूर शासक के अंदर एक गहरा डर भी पल रहा था। अपनी जान का डर, अपनों से खोने का डर समय के साथ शक में बदल गया। सद्दाम को हर किसी पर शक था, अपने करीबी सहयोगियों पर भी। नतीजा क्या हुआ? उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। वह हर कुछ दिनों में अपना ठिकाना बदल देता था। उसके दर्जनों आलीशान महल थे जो इराक के कोने-कोने में फैले थे। उत्तरी कुर्दिस्तान के सिर्फ 15 किलोमीटर के दायरे में उसके 15 से ज्यादा महल होने की बात कही जाती। यह महल सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, बल्कि अभेद किले थे। उनके दीवारें मिसाइल हमला झेलने के लिए मजबूत बनाई गई थी, और वह मीटिंग जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, वह सद्दाम के किसी पैरानोइया का सबूत था। उन अधिकारियों को घंटों भूखा रखकर, बसों में घुमा घुमा कर बार बार तलाशी
लेकर सद्दाम सिर्फ यह जानना चाहता था कि बॉस कौन है। उसे डर था कि कहीं कोई उसकी हत्या की साजिश न रच रहा हो, कहीं कोई जानकारी लीक न कर रहा हो। मीटिंग के अंत में उसने उन अधिकारियों को हजारों डॉलर कीमत के इराकी दिनार इनाम में दिए और एक शानदार दावत भी दी, मानो यह बताने के लिए कि वफादारी का इनाम मिलेगा। दावत में क्या था? मेमने की टांगों और चिकन के साथ केक और जेली परोसे गए थे, जैसे किसी ने परवाह ही नहीं की हो। भूखे अधिकारियों ने फिर भी सब खा लिया। भूखे अधिकारियों ने फिर भी सब खा लिया, लेकिन जब उन्हें वापस छोड़ा गया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि उन्हें कहां-कहां घुमाया गया था। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक पर हमला किया। वजह बताई गई, इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। हालांकि बाद में यह शब्द दावे खोखले साबित हुए। सद्दाम हुसैन को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया कि वह इराक छोड़ दे वरना हमला होगा। सद्दाम ने अल्टीमेटम ठुकरा दिया। इराकी टीवी पर पूरी सैन्य वर्दी में नजर आया। खाड़ी युद्ध के बाद इराकियों से कहा गया, ईश्वर की इच्छा से जीत तुम्हारी होगी और तुम्हारा दुश्मन पीछे हटेगा। लेकिन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के पास एक रुख का इक्का था। 19 मार्च 2003 दोपहर अल्टीमेटम खत्म होने से कुछ घंटे पहले सीआईए डायरेक्टर ने बुश को एक खुफिया रिपोर्ट दी। सद्दाम अपने दोनों बेटों उदय और इससे और कुछ मुख्य सहयोगियों के साथ बगदाद के विला कंपाउंड के नीचे बंकर में मौजूद था। यह एक सुनहरा मौका था। अगर खुफिया जानकारी सही थी तो एक सटीक मिसाइल हमला सद्दाम और उसके पूरे नेतृत्व को खत्म कर सकता था। बुश ने अपने आदेश दिया, लेट्स डू इट। जैसे ही 48 घंटे की सीमा समाप्त हुई, हमला शुरू हो गया। बगदाद में रेड सायरन बजने शुरू हो गए। स्थानीय समय अनुसार सुबह तकरीबन 3:40 पे दो F-17 स्टील्थ बम्बर विमान ने कुवैत से उड़ान भरी। हर विमान पर 2000 पाउंड वजन के दो बंकर बस्टर बम लदे थे। सुबह होने से ठीक पहले लगभग 5:36, करीबन 2 घंटे में बम्बर ने बगदाद के दक्षिण में उसे संदिग्ध ठिकानों पर चारों तरफ से बम गिराने हमला करना शुरू कर दिए। हमला इतना जबरदस्त था कि पूरी परिसर तबाह हो गया। जमीनी एजेंटों ने बताया कि इतनी तबाही के बाद अंदर किसी का बचना नामुमकिन था। सैटेलाइट तस्वीरों में घटनास्थल की ओर जाती एम्बुलेंस की कतार दिखाई पड़ी, जिससे अंदाजा लगाया गया कि जरूर कोई बड़ा नेता अंदर फंसा होगा। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को मिली जुली खबरें मिली। किसी ने कहा सद्दाम मर गया तो किसी ने कहा वह बुरी तरह जख्मी है और शायद उसके बेटे भी मर गए होंगे। यहाँ तक कहा गया कि सद्दाम के एक कमांडर का संदेश इंटरसेप्ट किया गया है, जिसमें वह रसिया से सद्दाम के इलाज के लिए सर्जन भेजाने की गुहार कर रहा था। असलियत कुछ और थी। कुछ दिन बाद में इराकी टीवी पर सद्दाम हुसैन का एक वीडियो टेप प्रसारित होता है, जिसमें वह थका हुआ लग रहा था। मोटे फ्रेम चश्मा पहने हुए सद्दाम बच गया कैसे गया, इसका श्रेय जाता है उन बंकरों के नेटवर्क को जो उसने 1980 के दशक में ईरान युद्ध के दौरान
जर्मन और इराकी इंजीनियर्स की मदद से बनवाए थे। कुछ बंकर तो कार्ल एक्स रसन द्वारा इंजीनियर्स ने डिजाइन किए थे, जिसकी दादी ने हिटलर के आखिरी बंकर को डिजाइन करने में मदद की थी। बगदाद के मुख्य बंकर की दीवारें 9 फीट मोटी थी, जो हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम जैसे हमले झेलने के लिए बनाई गई हो। उन्हें भेदने के लिए एक ही जगह पर लगातार 16 टॉम हॉक मिसाइलों की जरूरत पड़ी। अंदर के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ग्रेफाइट बमों से सुरक्षित थे, यहाँ तक कि टिग्रिस नदी के नीचे से गुजरने वाला एक गुप्त सुरंग भी था, जिसके दरवाजे 3 टन स्टील के थे। उनकी बदौलत सद्दाम पहले हमले में तो बच गया, लेकिन मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। पहले उसने हमले के बाद उसने फिर से अपना पुराना तरीका अपना लिया था। एक सेफ हाउस से दूसरे सेफ हाउस जाना, सिर्फ कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ। कभी कभी उदय या कुशय भी उसके साथ होते थे। वह आम नागरिक वाली कारों में सफर करता था और उसके सबसे करीबी सलाहकारों को भी पता नहीं होता था कि वह अगली रात कहाँ रुकेगा। तानाशाह अब भाग रहा था, छुप रहा था, उसका साम्राज्य ढह रहा था, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। असली तलाश तो अब शुरू होनी थी। 30 मार्च को सद्दाम एक बार फिर टीवी पर नजर आया, अपने बेटों उदय और कुशाय के साथ। वीडियो में वह दक्षिण इराक में लड़ने वाले सैनिकों को पैसे और मेडल देता नजर आ रहा था। लेकिन अगले ही दिन जब उसे राष्ट्र के नाम संदेश देना था, तो वह खुद नहीं आया। उसका भाषण सूचना मंत्री मोहम्मद सईद अल सहाफ ने पढ़ा, जिसको सद्दाम ने इराकियों से आत्मघाती हमला करने के लिए कहा था। 1 अप्रैल तक अमेरिकी सेना बगदाद के बाहरी इलाकों तक पहुंच चुकी थी। इस समय सद्दाम और उसके छोटे बेटे अब भी बगदाद के अंदर ही थे और किसी तरह जवाबी हमले की योजना बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन युद्ध के मैदान में हुई भारी नुकसानों के बाद ज्यादातर नियमित सैनिक समझ चुके थे कि यह लड़ाई हारी जा चुकी है। उन्होंने बस अपनी वर्दियां उतारी और घर चले गए। सद्दाम के पास अब सिर्फ फिदायीन दस्ते बचे थे। अगले 3 दिनों तक अमेरिकी सैनिक अपाचे हेलीकॉप्टर और A-10 विमानों की मदद से फिदायीन के साथ लड़ते रहे। इसी उथल-पुथल के साथ 7 अप्रैल दोपहर 2 बजे अमेरिकी कमांडरों को एक और जरूरी खुफिया सूचना मिली, जिसमें दावा किया गया कि सद्दाम अपने दोनों बेटों और कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ शहर के पास मशहूर जिले में एक री-स्टोर में छिपा है। कमांडरों ने कार्रवाई करने का फैसला किया। यह सूचना मिलने के 48 मिनट बाद बगदाद के ऊपर मंडरा रहे B-1 बम्बर के पायलट को हमले का आदेश दिया गया। 10 मिनट के बाद री-स्टोर पर 2000 पाउंड की 4 बंकर बस्टर बम गिरे। शुरू में CIA को यकीन था कि इस बार सद्दाम जरूर मारा गया होगा, लेकिन जल्द ही पता चला कि जब खुफिया सूचना मिली थी, तब तो सद्दाम उस इमारत में था, लेकिन वह और उसके साथी बम गिरने से ठीक पहले वहां से निकल चुके थे। सद्दाम एक और जानलेवा हमले में से
एक बार फिर बच निकला था, लेकिन अब उसका 35 साल का आतंक का राज तेजी से खत्म हो रहा था। अगले ही दिन 8 अप्रैल को अमेरिकी सेना ने सद्दाम के मुख्य राष्ट्रपति महल पर कब्जा कर लिया। 9 अप्रैल को अमेरिकी सैनिकों ने पैलेस्टाइन होटल, जहां दुनिया का मीडिया ठहरा हुआ था, उसके ठीक बाहर लगी सद्दाम की एक विशाल ब्रोंज मूर्ति गिरा दी गई। एक अमेरिकी मरीन ने जोश में आकर सद्दाम के सिर पर अमेरिकी झंडा डाल दिया, लेकिन फिर उसे इराकी झंडा इस्तेमाल करने को कहा गया। असली सवाल अभी भी बाकी था। अप्रैल 2003 के मध्य में सैन्य कमांडरों ने घोषणा की कि मुख्य अभियान पूरा हो गया। राष्ट्रपति बुश ने दावा किया कि उसके पास कुछ ऐसे सबूत है कि सद्दाम मारा जा चुका है, हालांकि वह इसे साबित नहीं कर पा रहे थे। असलियत में सद्दाम मारा नहीं था, वह छिप गया था। युद्ध से पहले ही उसने अपना छिपाने का इंतजाम कर लिया था। उसने अपने वफादार लोगों को 1.3 बिलियन प्रोटेक्शन मनी के तौर पर रुपए दिए थे, इस उम्मीद में कि हारने पर उसे उसकी मदद करेंगे। बगदाद में उसने कई सेफ हाउस थे और सैकड़ों ठिकाने देश भर में फैले थे, खासकर टिकरित के पास के इलाके में जो उसका होम टाउन था और जहां उसे अपने कबीले के लोगों का पूरा समर्थन मिला था। 9 अप्रैल को उसे अधमिया मस्जिद के पास आखिरी बार देखा गया था। इसके तुरंत बाद उसने आखिरी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। यह योजना थी छिपने की। डर का वह आलम था कि इस प्लान की खबर उसके बेटे तक को नहीं थी। सद्दाम को सिर्फ अपनी और अपने नजदीकी परिवारों की फिक्र थी, जो युद्ध से पहले ही उसने अपनी पत्नियों और बेटों को सुरक्षित रखने के लिए देश से बाहर भिजवा दिया था। साजिदा, जो कि उसकी पहली पत्नी थी और उसकी 2 अलग-अलग रह रही बहू को दाशमिक यानी सीरिया भेज दिया गया, जबकि समीरा, जो कि दूसरी पत्नी थी, उसके बेटे अली को बेरूत मतलब लेबनान भेज दिया गया। सद्दाम के शासन के पतन के बाद दर्जनों रिश्तेदार और अधिकारियों ने सीरिया और जॉर्डन में जाकर आधिकारिक रूप से शरण ले ली थी और बाकी सदस्यों के पास सरेंडर करने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा था। इन लोगों को पकड़ने के लिए पेंटागन ने ताश के पत्तों की तरह गड्डी जारी की, जिसके हर पत्ते पर 55 मोस्ट वांटेड अधिकारियों में से एक की तस्वीर थी। सद्दाम हुसैन का, जो इक्का के रूप में तथा उसके बेटे उदय और कुशाय क्रमशः हुकुम और चिड़िया के बादशाह थे। जून महीने में अमेरिकी एजेंटों ने फिदाई और पूर्वी इराक खुफिया अधिकारियों के बीच कुछ मैसेज को इंटरसेप्ट किया, जिससे संकेत मिला कि सद्दाम अब भी जिंदा है। इत्तेफाक से कुछ दिन पहले ही 4 जुलाई, जब अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे होता है, सद्दाम ने खुद जिंदा होने का पक्का सबूत दिया। अल जजीरा पर प्रस्तावित एक ऑडियो टेप उसके द्वारा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन न मिलने पर नाटो का मजाक उड़ाया
साथ ही दावा किया कि वह अभी इराक में रह रहा है। सद्दाम का लगातार संदेश भेजना बुश प्रशासन के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहा था। वाशिंगटन वाशिंगटन ने घोषणा की कि सद्दाम की गिरफ्तारी या मौत का सबूत देने वाली जानकारी के लिए $25 बिलियन का इनाम दिया जाएगा। उनके बेटों की गिरफ्तारी के लिए 15-15 मिलियन का इनाम रखा गया। 21 जुलाई की सुबह अमेरिकी फोर्सेज को वह कामयाबी मिली जिसका उन्हें इंतजार बहुत लंबे से इंतजार था। उन्हें खबर मिली कि उदय और कुशाय एक विला में ठहरे हुए हैं। बाद में पता चला कि विला के मालिक ने ही, जिसका सद्दाम के परिवार से पुराना झगड़ा था, 30 मिलियन के इनाम के लालच में उन्हें धोखा दिया। स्पेशल फोर्सेस ने विला को चारों तरफ से घेर लिया और अरबी इंटरप्रेटर्स ने लाउड स्पीकर पर आत्मसमर्पण करने को कहा। कोई जवाब नहीं मिली। सैनिकों ने दरवाजा तोड़ा, लेकिन अंदर घुसते ही उन पर गोलियां चलने लगी। भीषण लड़ाई हुई, लेकिन अमेरिकी कमांडो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जैसे एंटी टैंक मिसाइल, भारी मशीन गन और अपाचे हेलीकॉप्टर, एंटी एंड टैंक बस्टर विमान, यह सब कुछ लगा दिए गए। 3 घंटे से ज्यादा चली लड़ाई के बाद विला के अंदर मौजूद चारों लोग मारे गए। उदय और कुशाय एवं एक बॉडीगार्ड और कुशाय का 14 साल का बेटा मुस्तफा इस घटना में मारा गया। इस घटना के कुछ दिन बाद सद्दाम का एक और टेप जारी हुआ, जिसमें उसने अपने बेटों को इराक के लिए शहीद बताया। बेटों के मारे जाने के बाद सद्दाम को पकड़ने की मुहिम और तेज हो गई, लेकिन महीनों बीत गए। कई नाकाम छापे मारे गए और सद्दाम का कोई सुराग नहीं मिला। खुफिया तंत्र विफल हो रहा था। इसी बीच एक अमेरिकी स्टाफ सर्जेंट मैडॉक्स ने एक अलग रास्ता अपनाया। मैडॉक्स ने महसूस किया कि मोस्ट वांटेड लिस्ट के लोग पुराने शासन के प्रतीक थे, जिनकी ताकत सद्दाम से थी, लेकिन अब सद्दाम को इनकी जरूरत नहीं थी। उसे उन लोगों की जरूरत थी जो उसे छिपा रहे थे। सद्दाम के पास सुरक्षा के 3 घेरे हुआ करते थे। सबसे बाहरी गार्ड महलों जैसी जगह पर तैनात थे। दूसरे स्तर के गार्ड सद्दाम के पहुंचने से पहले जगह को सुरक्षित करते थे और सबसे अंदरूनी घेरा था। हम बॉडीगार्ड्स जो हर पल सद्दाम के साथ रहते थे। मैडॉक्स का सिद्धांत था कि यही हम गार्ड्स अब सद्दाम को छिपा रहे हैं। मैडॉक्स ने अपनी जांच सद्दाम के होम टाउन टिक्रित से शुरू की। यह शहर मुल्सिद परिवार का गढ़ था। सद्दाम के ज्यादातर बॉडीगार्ड इसी परिवार से थे। पूछताछ के दौरान एक नाम बार बार सामने आया, मोहम्मद इब्राहिम उमर अल मुस्लिद। मोहम्मद इब्राहिम सद्दाम के सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स में से एक था और वही अमेरिकी कब्जे के खिलाफ पूरे प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहा था। अलग अलग इलाकों में हमले करवा रहा था और उनके लिए फंडिंग का भी इंतजाम कर रहा था। मैडॉक्स को यकीन हो गया कि अगर मोहम्मद इब्राहिम को पकड़ लिया जाए तो उससे राज निकाला जा सकता है कि सद्दाम कहाँ छिपा है। मोहम्मद इब्राहिम अब मुख्य निशाना बन गया। उसे पकड़ने के लिए मैडॉक्स ने इब्राहिम के बेटे मुस्लिद से पूछताछ की। मुस्लिद से पूछताछ में ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा, सिवाय एक छोटी सी बात के कि वो अक्सर अपने पिता के साथ समारा शहर में
तालाब पर मछली पकड़ने जाता था। यह जानकारी छोटी लग सकती थी, लेकिन मैडॉक्स को सद्दाम के एक पूर्व हाउसकीपर से हुई पूछताछ याद आई, जिसने बताया था कि सद्दाम को मैस्गॉफ नाम की मछली बहुत पसंद थी। अचानक यह सुराग बहुत महत्वपूर्ण लगने लगा। मैडॉक्स को यकीन हो गया कि मोहम्मद इब्राहिम ही उन्हें सद्दाम तक ले जाएगा। अमेरिकी सेना ने मछली फार्म पर छापा मारा, लेकिन मोहम्मद वहां नहीं मिला। वहां मिले दो मछुआरों से पूछताछ में पता चला कि उनमें से किसी एक इराकी लेफ्टिनेंट का चचेरा भाई था और उनका एक चाचा बगदाद में रहता था। शायद मोहम्मद वहीं छिपा हो। यह कड़ी कमजोर लग रही थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। बगदाद में उस चाचा के घर पर छापा मारने का फैसला हुआ और हैरानी की बात यह कि वहां बगदाद के बीचों बीच अमेरिकी सेना को उसका निशाना मिल गया। मोहम्मद इब्राहिम उमर अल मुस्लिद पकड़ा गया। मैडॉक्स ने खुद उससे पूछताछ की। उसे और उसके परिवार को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया और आखिरकार मोहम्मद इब्राहिम टूट गया। उसने बताया कि सद्दाम अदौर नाम की एक छोटे से गांव में छिपा है। 13 दिसंबर 2003 की रात ऑपरेशन रेड डॉन लॉन्च किया गया। अदौर गांव में एक फार्म हाउस जिसका मालिक सद्दाम का पूर्व बॉडीगार्ड था। यह गांव टिकरित सिर्फ 8 मील दक्षिण में टिग्रिस नदी के किनारे था। दिसंबर 2003 में अमेरिकी फौज उस इलाके को चारों तरफ से घेर चुकी थी। रात के अंधेरे में नाइट विजन गॉगल्स पहने सैनिक सेंटर के बागों और सूरजमुखी के खेतों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके पास टैंक, तोप, हेलीकॉप्टर और ड्रोन थे। जैसे ही सैनिक फार्म हाउस के पास पहुंचे, तो आदमी के AK-47 लेकर भागे। उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया। फिर सैनिक उसे एक मंजिला झोपड़ी झोपड़नुमा इमारत पर टूटे टूट पड़े। अंदर एक गंदा सा कमरा था, जिसमें सिर्फ एक गद्दा बिछा था। बगल में एक साधारण सी रसोई थी, जिसमें नल और ठंडा पानी था। पहली नजर में यह किसी भगोड़े तानाशाह का ठिकाना नहीं लग रहा था, लेकिन फिर सैनिकों को सुराग मिले। गद्दे पर प्लास्टिक में लिपटे नई टी शर्ट, नई शर्ट और जुराबें, और फर्श पर एक पुराना हरा मेटल का सूटकेस, जिसमें $1000 के नोटों की गड्डियों के नोट भरे थे। कमरे के बाहर कुछ स्पेशल फोर्स के जवानों ने जमीन पर बिछे एक कालीन जैसी चीज पर ध्यान दिया, तो नीचे एक ढक्कन पड़ा था, जो पहली नजर में जमीन से जुड़ा हुआ लग रहा था। लेकिन जब उन्होंने उसे हटाने की कोशिश की, तो वह आसानी से उठ गया। वह स्टेरोफॉर्म का बना हुआ था, जिसे गंदगी और पत्तियों से ढक दिया गया था। नीचे एक 8 फीट गहरा सकरा गड्ढा था, इतना बड़ा कि वह एक आदमी ही लेट सके। यह जमीन के नीचे बना एक छोटा सा बंकर था। अंदर हवा के लिए एक पंखा और वेंट पाइप लगा था। इसे स्पाइडर होल भी कहा गया, मकड़ी का जाला, जिसमें दुनिया का मोस्ट वांटेड छिपा बैठा था। सैनिकों ने अंदर ग्रेनेड फेंकने की तैयारी की ताकि कोई खतरा न रहे, लेकिन तभी गड्ढे से 2 हाथ ऊपर उठे और फिर बाहर निकला एक बिखरे बालों और बड़ी हुई सफेद काली दाढ़ी वाला बुढ़ा।
थका हुआ आदमी। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और अमेरिकी अफसर से गुदगुदाया, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। मैं इराक का राष्ट्रपति हूँ और मैं बातचीत करना चाहता हूँ। अमेरिकी अफसर का जवाब सपाट था। राष्ट्रपति बुश, अपना सलाम भेजा है। गिरफ्तारी के समय सद्दाम के पास सिर्फ एक रिवॉल्वर थी, वह सब जिसने दशकों तक अपने देशवासियों और हाल ही में अपने परिवार को भी देश के लिए शहीद होने का आह्वान किया था। उसने खुद आखिरी कुर्बानी देना जरूरी नहीं समझा। अल दौर के स्पाइडर होल से निकलने के बाद सद्दाम हुसैन कैदी बन चुका था। अमेरिकी सेना की हिरासत में उससे पूछताछ शुरू हुई। सद्दाम अंग्रेजी बोल सकता था, लेकिन उसने जिद पकड़ ली थी कि वह सिर्फ अरबी में ही बात करेगा। सीआईए ने अरबी बोलने वाले इंटरप्रेटर मुहैया कराए। जुलाई 2004 में सद्दाम को इराक की नई अंतरिम सरकार को सौंप दिया गया। सद्दाम को बगदाद एयरपोर्ट के पास एक हाई सिक्योरिटी अमेरिकी कंपाउंड कैंप कोपर में रखा गया। विडंबना यह है कि यह उसके ही एक पूर्व महल के मैदान में बना था। ज्यादातर समय वह 15-15 फीट की कोठरी में रहा। सफाई का उसे जुनून था। कपड़े खुद से सीकर में धोता। हर खाने के बाद हाथ और बर्तन बेबी वाइप से साफ करता। उसका पसंदीदा नाश्ता था रिजोन ब्रांड क्रिच सीरियल। व्यायाम के समय वह जेल के अहाते में उगाई छोटे से बगीचे की देखभाल करता। उसका एकमात्र शौक था क्यूबन सिगार, जो जॉर्डन में उसकी बेटियां रेड क्रॉस पार्सल के जरिए भेजती थी। जुलाई 2004 में उसे इराकी स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया गया। HVD-1 माने हाई वैल्यू डिटेल 1 कोड नाम वाला सद्दाम को बख्तरबंद बस में अल्फा महल स्थित कोर्ट रूम में लाया गया, जहां कभी वह विदेशी मेहमानों की मेजबानी करता था, वहां अब कैदी था। उसने 3 स्ट्राइक जैकेट और चमकीले काले जूते पहने थे। पहले से दुबला और फिट लग रहा था। पूछताछ शुरू हुई। नाम पूछने पर जवाब दिया, मैं इराक का राष्ट्रपति हूँ। जज ने टोका तो बोला, मैं गणतंत्र का राष्ट्रपति हूँ। मुकदमा चलाने के लिए आप मेरा पद नहीं छीन सकते। उसने जज को अमेरिकी कठपुतली बताया और कहा, यह सब बुश का चुनावी ड्रामा है। असली अपराधी बुश है। जब जज ने कुवैत पर हमले का जिक्र किया तो वह भड़क गया। सद्दाम पर 148 शिया विरोधियों की हत्या का केस चला। उसे मौत की सजा सुनाई गई। 30 दिसंबर 2006 की सुबह लगभग 3 बजे उसे जगाकर बताया गया कि कुछ घंटे में फांसी दी जाएगी। वह मायूस हुआ, खामोशी से नहाया और तैयार हुआ। उसने कैदियों के कपड़े नहीं पहने, बल्कि सफेद शॉर्ट और गहरा कोट पहना। हाथ में कुरान थी, जिसे उसने बाद में एक दोस्त को देने को कहा। उसे बगदाद के पास कैंप जस्टिस कहे जाने वाले इराकी कंपाउंड के एक कंक्रीट चेंबर में लाया गया। नकाब बस जल्लादों ने उसे तख्ते पर चढ़ाया। जब जल्लाद उसके सिर पर काला कपड़ा डालने लगा तो सद्दाम ने मना कर दिया। वह बिना ढके मरना चाहता था। गले में फंदा डाला गया तो वह मुस्कुराया और चिल्लाया, क्या तुम इसे बहादुरी समझते हो? भीड़ से आवाज आई, जहन्नुम में जाओ। सद्दाम ने जवाब दिया, क्या वह जहन्नुम इराक है? इसके बाद सद्दाम को फांसी दे दी गई। साथ ही इराक में सद्दाम युग का अंत हो गया।
इसी पंक्ति के साथ खत्म होती है सद्दाम हुसैन एक तानाशाह की कहानी। इसे लिखा हमारे ही एक साथी रमेश कुमार ने। नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।